भैया बहनों, आज कक्षा एकादश में हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत कविता वे आँखें का वाचन एवं इसका भाव विन्यास किया जाएगा। इस कविता का वाचन करने से पहले इसके कवि यानी रचयिता के बारे में जान लेना आवश्यक है। यूँ तो हमारा देश साहित्यकारों की दृष्टि से बड़ा ही समृद्ध रहा है, परंतु कुछ उसमें ऐसे भी नाम हैं जिन्होंने इस देश का नाम ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। जिनमें एक नाम है कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ। आजकल अल्मोड़ा उत्तराखंड का हिस्सा है, पहले संयुक्त प्रांत में ही था। बचपन से ही बड़े मेधावी थे। इनकी शिक्षा वाराणसी तथा इलाहाबाद में हुई और गांधी जी के विचारों से प्रभावित होने के कारण इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भी भाग लिया। इनकी कविता का मुख्य विषय प्रकृति का सौंदर्य और गांव का चित्रण रहता था। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से माने जाते हैं। आपके पाठ्यक्रम में जो कविता है वह आँखें, इसमें एक भारतीय किसान की दारुण व्यथा का सजीव चित्रण किया गया है। तो हम देख लें कि मुख्य मुख्य कौन से बिंदु हैं जिन पर इस कविता में प्रकाश डाला गया है। तो सबसे पहला है भारतीय कृषकों का विरोधाभासी जीवन। भारतीय किसान के जीवन बड़ा विरोधाभास होता है, कभी खुशियां हैं तो कभी दुख है। अगला जमींदारों द्वारा शोषण। आवश्यकता पड़ने पर जब वे जमींदारों के पास जाते हैं तो जमींदारों द्वारा उनका शोषण किया जाता है। उन्हें कुछ पैसे दे करके उसका ब्याज बढ़ाकर अत्यधिक वसूल किया जाता है और यहाँ तक कि कई पीढ़ियाँ भी उसे भुगतान करती रहती हैं और उससे पूर्ण नहीं हो पाती। तीसरी बात, सरकारी तंत्र द्वारा प्रताड़ना। सरकारों ने भी इस बारे में यहाँ तक कि स्वाधीनता के बाद भी जो होना चाहिए उस प्रकार से ध्यान नहीं दिया है। पंत जी ने अपनी इस कविता में इस बात को भी रेखांकित किया है कि सरकारें भी कहीं न कहीं से इस बारे में दोषी हैं कि आज भारतीय किसान का जीवन क्यों नहीं बदल रहा है। आखिर उसके जीवन में दुख क्यों है? जो समस्त संसार का पालन करता है, जो अपना पेट भरने के साथ साथ और का भी पेट भरता है, उसके जीवन में दुख क्यों? अगर वो स्वयं दुखी रहेगा तो दूसरों को सुख कैसे दे सकता है? अगली बात, स्त्रियों के बारे में सामाजिक सोच। उस समय समाज की क्या सोच थी महिलाओं के बारे में, किस दृष्टि से देखा था, उन्हें किस प्रकार का स्थान प्राप्त था। तो आइए अब हम इस कविता का वाचन करते हैं और इसके बाद में इसका भाव विन्यास किया जाएगा। शीर्षक है वे आँखें। तो सबसे पहले इसका पाठ करते हैं, 2-2, 3-3 अनुच्छेद एक साथ करके उसका अर्थ बताया जाएगा। अंधकार सी गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज संसार अगार सदृश बह खिसका। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह, अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तृण तृण से आँखों में ही घूमा करता, वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी ही में मारा। भैया बहनों, जैसा कि पहला बिंदु है
कि भारतीय किसान की वेदनापूर्ण जिंदगी अंधकार सी गुहा सरीखी, गुहा अर्थात गुफा, दोनों ओर से पहाड़, ऊपर से पहाड़ की ही छत और उसके अंदर एक सकरा रास्ता जिसको हम लोग गुफा कहते हैं। वहाँ क्या मिलेगा? केवल अंधेरा मिलेगा, क्योंकि बाहर का प्रकाश वहाँ आने के लिए किसी ओर से कोई साधन नहीं है। उसी प्रकार एक जो किसान है हमारे देश का, उसकी आंखें उस गुफा के समान हैं जिसमें अंधेरा ही अंधेरा है, उजाले की कहीं कोई किरण दिखाई नहीं पड़ती। भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुख का नीरव रोदन, और उन आँखों में दारुण माने अत्यंत कठिन, अत्यंत अधिक, दैन्य दीनता यानी गरीबी, निर्धनता, दुख का नीरव रोदन। देखिए कैसे शब्द के प्रयोग किए गए हैं। नीरव का अर्थ है जहाँ किसी प्रकार की आवाज़ ना आती हो। नीरव माने बिल्कुल स्तब्ध, एकदम शांत, और रोदन भी है, क्योंकि रोदन होगा तो आवाज़ आएगी, लेकिन रोना भी कई प्रकार से होता है। कवि ने जो यहाँ प्रस्तुत किया है शब्द, उसके माध्यम से वह ऐसे रोता है जो शब्दों के माध्यम से जो आवाज़ बनकर नहीं फूट रहा है, बल्कि वह उसकी आँखों में झलकता है। कवि का हृदय रोता है और वह रुदन, किसान का हृदय रोता है और वह रुदन उन आँखों में झलकता है, आँखों के माध्यम से सबके सामने आता है, आवाज़ के माध्यम से नहीं आता। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका। छोड़, किसान को बड़ा अभिमान था कि हम स्वाधीन हैं, हमारे बराबर कोई नहीं है, हम अपनी खेती में, हम अपने कार्य में मस्त रहते हैं, हमको दुनिया से मतलब नहीं है। लेकिन छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश बहा इसका। लेकिन जो इसका सहारा था कि वो स्वाभिमान है, वो स्वतंत्र है, वो निर्द्वंद है, यह भावना आज उसके मन से निकल गई। कगार कहते हैं नदी के किनारे को। जैसे आप नदी के किनारे खड़े हुए हैं, आपका खेत है, आपका घर द्वार है, थोड़ी देर नदी की लहर आती है और ज़मीन को काट करके अपने साथ बाहर ले जाती है, आप वहीं खड़े रह जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो उसका आश्रय था उसने उसका साथ छोड़ दिया है, और आज उसकी आंखों में केवल निराशा ही निराशा है। लहराते हुए खेत दृगों में वह बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तंत्र से। वह लहराते हुए खेत जिनमें वह काम करता था, जिनमें वह अपने श्रम की पसीने की बूंदें बहाता था, वह आज उससे छिन गए हैं। जमींदारों ने उसके खेत हड़प लिए हैं, ले लिए हैं। अब वो खेत उसके पास नहीं है। जिस समय वह अपने खेतों को देखता था, उसके मन में अत्यंत प्रसन्नता होती थी, आज वह उसके सामने नहीं, आज वह उसके पास बिल्कुल नहीं है। वह उससे बेदखल हो गया है, वह उसके जीवन से दूर हो गया है, उसके जीवन से खुशहाली छीन ली गई है, क्योंकि आज उसके पास हरे भरे खेत नहीं है। उन खेतों को जमींदार ने हड़प लिया है। आँखों में ही घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। कभी संकेत करता है कि उसका एक युवा पुत्र भी था जो उसकी आँखों का तारा था। वो बड़ा प्रेम अपने पुत्र से करता था, परंतु कारकुनों की लाठी से, जो जमींदारों की लाठी से, जो असमय में ही, जो जवानी में ही मार डाला गया। जमींदारों ने अन्याय करके उसका खेत भी छीन लिया और प्रतिकार करने पर उसके युवा पुत्र का भी वध कर दिया, उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार से किसान का यह जीवन है। बिका दिया घर द्वार, महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, रह रह आँखों में चुभती वह पुरक हुई बरधों की जोड़ी। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने देती, आँखों में नाचा करती, उजड़ गई जो सुध की खेती। वो जमींदार कितना निर्दयी था, ये भाव इन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है। बिका दिया घर द्वार। कभी उस किसान ने जमींदार से कुछ पैसे उधार लिए थे, ऋण के रूप में लिए थे, जिनकी भरपाई करने के लिए, जिनको वापस लेने के लिए उस जमींदार ने उस किसान का घर द्वार सब कुछ हड़प लिया, सब कुछ बेच दिया, नीलाम करवा दिया, और लेकिन एक पैसा, ब्याज का एक पैसा नहीं छोड़ा। रह रहा आँखों में चुभती वह
कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी, बर्ध अर्थात बैल। उसके पास सुंदर बैलों की जोड़ी थी जिससे वो अपने खेतों में हल चलाया करता था, अन्न उपजाता था। लेकिन जमींदार ने वह भी उससे छीन ली, उसको भी बेच करके पैसे ले लिए। भैया बहनों, ये यथार्थ जीवन है, ये केवल कविता की पंक्तियाँ नहीं हैं। आप कभी मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ें, इसका शीर्षक है सवा सेर गेहूँ। किसी गांव में शंकर नाम का एक किसान था। एक दिन उसके यहाँ रात में सब खा पी करके लेट गए थे, मेहमान आ जाते हैं। उसके मन में बात आती है कि हम तो मोटा अनाज खा करके बसर कर लेते हैं, लेकिन अतिथि आए हैं और ये भगवान का स्वरूप है, तो भगवान को हम मोटा अनाज कैसे खिलाएं? निश्चय इन्हें अच्छा खिलाना चाहिए। और वो गांव के जमींदार के पास जाता है और उनके यहाँ से गेहूँ ले आता है, सवा सेर गेहूँ। सवा सेर का माने आप समझ लीजिए कि 600-700 ग्राम हुआ आज के हिसाब से, जो मैं ठीक है इसमें। लेकिन उस गेहूँ के बदले स्वागत तो उसने कर दिया मेहमान का, मेहमान चले गए अगले दिन, लेकिन उसके बदले जमींदार ने उस पर ब्याज लगा लगा करके उसको बढ़ाया। और जब भी उसके खेत में अनाज पैदा होता, जमींदार जा कर के ले आता, छीन लाता, फिर भी कहता कि ये तो हम ब्याज में ले रहे हैं और जमा तो अभी बाकी है। जब वो देने में असमर्थ हो गया तो उससे अपने घर में पूरी ज़िंदगी भर काम करवाया और इसके बाद भी पूर्ण नहीं किया। उसके बच्चों ने भी जमींदार के यहाँ हल जोता और काम किया। तो इस प्रकार से ये जमींदार गरीबों का शोषण करते थे, ये यथार्थ है। तो घर बार बिचवा दिया, बैल नीलाम करा दिए। तो इस प्रकार से उस किसान को जब याद आती है कि मेरे दरवाजे पर कितने सुंदर बैल बंधे थे, मेरा कैसा अच्छा घर बना था, सब किसान ने ले लिया, तो उसे किस प्रकार का दुख होता होगा, यह हम सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। उजरी उसके सिवा किसे अब पास दुहाने आने थी। एक गाय थी उसके पास, जिसका नाम था उजरी। दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। किसान कहीं जाता, 2 दिन बाद आता तो गाय उसे देखते ही रमाने लगती। किसान भी कितना भी थक करके खेत से आता, लेकिन पहले वो गाय को चारा पानी देता और उसके बाद में अन्य कार्य करता। उस गाय को भी जमींदार ने हड़प लिया, लेकिन जहाँ वो गई, जिसके साथ बेच दिया, जिसके हाथ में बेच दिया, अब वह गाय उसे दूहने नहीं देती, उसका दूध निकालने नहीं देती, वो सींगों से मारने दौड़ती है, वो लात मारती है। क्यों? क्योंकि उस किसान जैसा, पहले जैसे मालिक की तरह से अब उसका दूसरा मालिक उसे स्नेह नहीं देता, उसके चारे पानी की चिंता नहीं करता। इसलिए वह गाय भी इस भेद को जानती है कि हमारा पहला पालक कैसा था, अब कैसा है। बिना दवा दर्पण के घरनी, स्वर्ग चली आंखें आती भर, देख रेख के बिना दूध ही, बिटिया 2 दिन बाद गई मर। उसकी पत्नी थी, बीमार हुई, लेकिन पास में इतने पैसे नहीं थे कि वो दवा कर सके, और दवा के अभाव में, बिना दवा दर्पण यानी बिना दवा के, बिना सेवा के, बिना चिकित्सा के अभाव में उसकी मृत्यु हो गई। एक छोटी सी बच्ची भी थी उसकी गोद में। जब माँ नहीं रही तो उस बच्ची की भी देखभाल कौन करता, और 2 दिन बाद वह भी चल बसी। इस प्रकार से एक एक करके पुत्र चला गया, घर चला गया, बैल चले गए, गाय चले गई, खेत छीन लिए गए, यहाँ तक कि पत्नी और वो छोटी दुल्हन, बच्ची भी आज उसके घर में नहीं रही। कितने दुखों को बर्दाश्त करता रहा, कितने दुख उसके जीवन में आते रहे। अब आप बताइए, इन सब दुखों के लिए अगर वो एक एक करके रोएगा तो उसकी आंखों से कितने आंसू गिरेंगे, आंसू आएंगे भी तो कहाँ से। इसलिए न उसके गले में आवाज़ है और न उसकी आंखों में आंसू, केवल निस्तब्धता है, एक नीरवता है जो केवल हृदय से भांपी जा सकती है कि किस प्रकार उसकी आंखों को देख करके समझने वाले ही समझ सकते हैं कि इसकी आंखों में कितना गहरा दुख व्याप्त है। अगली पंक्तियाँ देखें। घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपति घातिन, पकड़ मंगाया कोतवाल ने, डूब कुएं में मरी एक दिन। जो उसकी बहू थी, बेटे को तो जमींदार के कारकुनों ने मार डाला था। बड़ी सुलक्षणा थी, पूरे घर को ठीक से चलाना, सबका ख्याल करना,
लेकिन उसको भी जो हमारा समाज है कभी कभी ये भी बड़ा क्रूर बन जाता है। यहाँ देखिए हमने एक बिंदु लिखा है स्त्रियों के बारे में सामाजिक सोच। इस समाज बड़ा दोषी बन जाता है। कभी कभी लोगों ने, आसपास के लोगों ने ताने मारने प्रारंभ कर दिए, व्यंग्य करने शुरू कर दिए कि इसी के नाते इसका पति मर गया, इसने अपने पति को मार डाला, इसने अपने पति को खा लिया। तो जब इस प्रकार से वह सुनती थी तो उसे अपार कष्ट होता था। इसी बीच थानेदार ने उसे बुला लिया थाने में और वहाँ बुलाकर इतना अपमानित किया कि वह उस अपमान को सह नहीं सकी और एक दिन कुएं में कूद करके उसने अपनी जान दे दी। किसान को यह दुख भी झेलना पड़ा। अब उसके पास कौन है? उसका केवल अपना शरीर है, शायद वह भी साथ देने लायक नहीं। इतने इतने कष्ट सहकर कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने को खड़ा रह सकता है, जो स्थिर रह सकता है? फिर भी वह जीने के लिए विकसित, उसे तो जीना ही है, यही उसकी नियति है। आगे, खैर पैर की ज्योति जो रू न सही एक दूसरी आती, पर जवान लड़के की सुधकर सांप लौटते फटती जाती। स्त्रियों के बारे में एक सोच और थी। हम लोग को याद है, हम लोग के बचपन में भी लोग कहते थे कि औरतों को वो सम्मान नहीं मिलना चाहिए जो पुरुषों को। पता नहीं क्यों लोग औरत को पुरुषों की अपेक्षा निरंतर मानते थे। इसमें शब्द दिया गया है खैर पैर की जूती जो, यानी पत्नी को, स्त्री को, महिला को पैर की जूती मानते थे। कहते कि एक मर गई दूसरी आ जाएगी। ये समाज की सोच थी। इस प्रकार की विद्रूप धारणा हमारे समाज में प्रचलित थी। लेकिन जब वह अपने पुत्र की याद करता है तो उसकी छाती फट जाती है। वह उस दुख को सहन करने की स्थिति में नहीं होता है। वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसकी आंखों में सिवाय दुख के और कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इतना इतना कष्ट सह करके क्रम से एक एक आ रहा है उसके जीवन में, और सब कुछ वह बर्दाश्त करता जा रहा है। समाज द्वारा दिया गया दुख, सरकारी तंत्र द्वारा लादा गया दुख, जमींदारों द्वारा शोषण और प्रकृति के द्वारा भी उसे जो कष्ट दिया जा रहा है, ये सब वो सहन करता जा रहा है, लगातार बर्दाश्त करता जा रहा है। फिर भी वह जीवित है। यह किसान की नियति है, ये भारतीय किसान की स्थिति है, ये वास्तविकता है उसके जीवन की। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन तीखी नोक सजता। इसी बीच में जब उसे कभी अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उसका भरा पूरा परिवार था, जब उसके पास लहलहाते हुए खेत थे, उसके दरवाजे पर सुंदर बैल बंधे थे, एक गाय थी, उसकी बहू थी, उसकी पत्नी थी, बच्चे थे। उन दिनों को जब वो याद करता है तो क्षण भर के लिए उसका मन खुशियों से भरता है। लेकिन वे खुशियाँ मात्र क्षण भर के लिए ही होती हैं, वह स्थायी नहीं है, वो चिरकाल तक रहने वाली नहीं है। क्योंकि वह दिन तो अब बीत चुके हैं, अब वे पुनः आने वाले नहीं हैं। उसके बाद उसने एक एक करके बहुत से दुख झेले हैं, बहुत से कष्ट झेले हैं। तो क्षण भर के लिए भले उसकी आंखों में चमक आ जाए, परंतु अब बहुत दिनों तक टिकने वाली नहीं है। तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, परंतु उसकी आंखों की वह चमक, जैसे उसे आज की स्थिति याद आती है तो आज के समय में वापस आता है, अपने मन को लाता है, अपने चारों ओर देखता है, अपना उजड़ा हुआ घर देखता है, अपने उजड़े हुए खेत देखता है, बैलों और गाय के सूने खूंटे देखता है जहाँ पहले बांधे आते थे। जब वो देखता है तो उसको पुरानी यादें तुरंत उसके मन में, उसके हृदय में एक तीखी नोक, जैसे कोई नोकदार वस्तु होती है और वह चुभ जाती है और तीव्र वेदना होती है, अत्यंत दर्द का अनुभव होता है। तो उसी प्रकार से
वो स्मृतियाँ उसके मन में दर्द पैदा कर देती हैं। इस प्रकार हम सबने देखा कि पंत जी ने किस तरह से भारतीय किसान की दुख भरी जीवन गाथा का वर्णन अपनी इस कविता में किया है। भैया बहनों, यह यथार्थ है, ये गलत नहीं है। जमींदारों का शोषण ऐसे हुआ ही करता था और कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में जो कुछ भी घटित होता है, साहित्यकार उसे साहित्य के माध्यम से हम सब तक पहुंचाते रहते हैं। अभी हमने अपने इसी व्याख्यान में चर्चा की मुंशी प्रेमचंद की। वो कुशल कहानीकार थे। उन्होंने कहानी के माध्यम से हम सबके सामने उस काल की दशा को रखा। पंत जी ने कविता के माध्यम से उस समय की दशा को रखा। तो इस प्रकार से समाज में जो कुछ भी, जैसे हमारे सामने अगर हम दर्पण रखें, शीशा देखेंगे तो जिस प्रकार से हमारा चेहरा होगा वो उसमें दिखाई पड़ेगा। तो वैसे समाज में जो कुछ भी घटित होता था उसको इस साहित्यकार अपनी लेखनी के बल पर, अपने शब्दों के बल पर, अपने मन के भावों के बल पर हम सब तक पहुंचाते थे। तो ये एक यथार्थ चित्रण था। और आज भी हालांकि सरकारें अपने अपने तरह से प्रयास कर रही हैं। अब तो साधन बहुत से आ गए हैं, समय पर अनेक उपकरण आ गए हैं, अच्छे बीज हैं, सिंचाई के साधन हैं। फिर भी जो भारतीय किसान है उसकी दशा के बारे में कहा जाता है कि जिस समय जब तक उसके खेत की फसल तैयार होकर उसके घर में ना आ जाए, उसके आंगन में ना आ जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आप सब लोग भी देखते होंगे, किसान लगातार 4 महीने तक मेहनत करता है। अंत में कभी ओले गिर जाते हैं, कभी तेज़ बरसात हो जाती है, कभी कोई तूफान आ जाता है और उसमें उसकी फसल नष्ट हो जाती है। फिर वही सरकार के द्वारा कुछ भरपाई के रूप में उसे कुछ रुपए दे दिए जाते हैं, लेकिन उसकी जो असल कमाई है, जो उसका श्रम है, वो व्यर्थ हो जाता है। फिर उसके आगे साल भर तक के आने वाली सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। तो इस प्रकार से जो किसान के मन में दुख है उसको कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। अब इसके बाद में हम प्रश्नोत्तर तैयार करेंगे और आप तक पहुंचा देंगे। इसके साथ ही 2 अवधित तैयार हो गए हैं और 2 अवधित जो तैयार हुए उनके हमने प्रश्न उत्तर दोनों लिख लिए हैं। इसके आगे जब हम अवधित देंगे आपको गद्य में, तो उसमें केवल अवधित गद्यांश रहेगा और उसके अलावा प्रश्न रहेंगे, उत्तर नहीं होंगे। उत्तर आपको खुद खोज करके उसमें से लिखने होंगे। पहले जो 2 दिए उन्हीं को आधार मान करके और उसी प्रकार से आप उत्तर खोज करके लिखेंगे। धन्यवाद। आप पढ़ते रहें, वीडियो सुनते रहें, जो भी लिखने का कार्य मिले उसे लिखते रहें और जैसे ही हम लोग मिलेंगे, हम लोग तो आशावादी हैं, फिर वही बात कि हम होंगे कामयाब एक दिन, निश्चय ही हम सब मिलेंगे। तब तक के लिए